आ जाओ आ जाओ। फुल फोकस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। 5 मार्क्स वेटेज। 5 मार्क्स के लिए भैया क्या क्या पढ़े जान लोगे क्या? अब तो नहीं हो रहा है, भूल जा रहे जितना पढ़े। ये सब डायलॉग बाजी शुरू हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है कि नहीं होगा, थक गए, ब्लॉक हो गया, भूल गए, ऐसा लग रहा है भूल गए, जो याद किए थे सब भूल गए। नहीं भूले हो, है दिमाग में। सर क्या कवरेज करना ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है। मैंने रेडी किया है आपके लिए सुपर 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 10-15 क्वेश्चंस कुछ, जो मैं अपलोड करूँगा, जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। पेपर अगर टफ आया तो उसको इजी बनाने के लिए मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ कि आपके साथ कोई भी तरह का ना इंसाफ़ी ना हो। तो आपको भी मेरे साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये चैप्टर मैं बोलूँगा आप ये वीडियो देख लो और हो गया आपका चैप्टर, बस। फिर भूल गए, फिर वीडियो देख लो, हो गया आपका चैप्टर, बस। स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1। देखो, चैप्टर 1 का हिस्सा है बहुत सारा। जैसे कि ये देखो, इसका हिस्सा देखो। सबसे पहले इसका हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेशंस, प्रोसेस, एडीआर और टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे 30 पेज जब आप पढ़ोगे तो जाके आपको ये 5 मार्क्स का दिखेगा। अगर आपका औकात है 30 पेज पढ़ लेने का पहले भी या अभी, तो ज़रूर पढ़ ले। बट हमारा नहीं है, मेरा तो नहीं है बेटा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इधर आ जाएंगे चैप्टर 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर, देखिए ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो मैं एक बार फिर से आपको जस्ट एक रिकैप करवा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये एक ऐसा कानून होता है जिसके बेसिस पे बाकी कानून बनते हैं, राइट। ये हमारे भारत का सबसे पहला लॉ माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम हियर। जस्ट रिमेंबर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से हम लोगों के कुछ प्रियम्बल्स है, राइट। प्रियम्बल मतलब एक तरह का कंटेंट होता है जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक केस हुआ था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वेदर अ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक बुक का, एक चैप्टर का क्या एक कंटेंट, एक बुक का एक कंटेंट क्या पार्ट ऑफ बुक रहता है? द आंसर इज येस। बुक का कंटेंट एंड पार्ट ऑफ द वो रहता है। यही वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया था कि जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल भी माना जाएगा। बस उस पेज से आपको और कुछ नहीं पढ़ना। फिर आ जाइए फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देयर आर मेनी फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स मतलब एक ऐसा राइट जो हम लोगों को मिलता है जन्म लेते ही, राइट। इफ़ यू हैव बॉर्न देन यू विल गेट अ फंडामेंटल राइट एट एनी कॉस्ट, राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल। चलिए तो फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट्स अ हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ प्लीज़ आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, उस पोर्शन को ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि इसमें याद रखिएगा कि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले एक जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 14, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 ये बोलता है
दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर इंसान को हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे, ऐसा एक आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक है, हर इंसान को, हर इंसान मतलब एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नज़रों में सब कोई एक है। तो आर्टिकल 14 का बात होता है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिकल 14, तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 ही मतलब होता है इक्वालिटी। आर्टिकल 14 जब जैसे ही वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब होता है इक्वालिटी। आर्टिकल 14 के अनुसार ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है जो ये बोलता है कि हर एक इंसान को हम लोगों को ना इक्वली ट्रीट करना है, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो प्रॉब्लम इन इट। आर्टिकल 14 ये बोलता है, कॉपी में तुरंत लिखिए एक जगह पे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब हर एक, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप मोदी जी हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बस इस आर्टिकल का कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब एक है, नॉर्मली तो सभी एक है, बट उसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द सेंस क्या है, क्या एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट का कोर्ट में कभी आंसरेबल नहीं रहेगा। बोलने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट में है, एक गवर्नर पोस्ट में है, तो वो कभी भी आंसरेबल टू कोर्ट नहीं रहेगा। आप प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कोई भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते और ना ही सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ना क्रिमिनल केस स्टार्ट कर सकते हैं, ना सिविल केस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 ये बोलता है दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। व्हाट आर द एक्सेप्शन? दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर are not answerable to court. Number 2, no criminal proceeding can be started against president and governor. And number 3, no civil proceeding can be started against governor and president. Next, अब देखिए आर्टिकल 15, अब बात करता है आर्टिकल 15। कॉपी में लिख लीजिए आर्टिकल 15, एमसीक्यूज में आर्टिकल 15 का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। बोलने का मतलब है आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी इंसान को कुछ ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कोई भी इंसान को कुछ ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कुछ लोगों को, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पर्सन्स, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कुछ लोगों को कुछ ग्राउंड्स पे। आप किन लोगों को, देखिए स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, पहला यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है स्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट हियर, देखिए ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये हर एक व्यक्ति को मिलता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हुम, फ्रॉम स्टेट, स्टेट मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट। बोलने का मतलब है अगर गवर्नमेंट कभी भी कुछ ऐसा करता है जिससे आपका ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, आपका राइट्स ब्रीच होता है, तो आपके पास एक्शन लेने का अधिकार है। आपके पास क्या लेने का अधिकार है, एक्शन लेने का अधिकार है। किसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार है, स्टेट के ऊपर। बोलने का मतलब है स्टेट अगर कभी भी किसी भी वक्त, आई रिपीट माई सेल्फ, स्टेट अगर कभी भी किसी भी वक्त आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, कुछ ऐसा कानून बनाते हैं या कुछ भी बनाता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होता है, तो आपका पूरा अधिकार है एक्शन लेने का बेटा। तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी भी एंगल से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए कोई भी ग्राउंड्स में। तो इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया है, इसीलिए यहाँ वर्ड किया है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कोई भी सिटीजन को, सिटीजन्स जो भी इंडियन सिटीजन है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर वी थ्रू विद दिस, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। या फिर आप रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम में से किसी को भी रोक नहीं सकते, ना रेस्ट्रिक्ट कर सकते, ना लायबल कर सकते, ना डिसेबल कर सकते हैं। कोई भी शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जाने से ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम क्रिश्चियन है तुम मूवी हॉल नहीं जाएगा और तुम हिंदू है तुम जाएगा, ऐसा तुम कभी भी नहीं कर सकते। ना आप उनको रोक सकते वेल यूज़ करने से, टैंक यूज़ करने से, बाथिंग घाट, रोड, कोई भी तरह का। भैया एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हम लोग इसको लर्न कैसे करें, मैं आपको बहुत सिंपल से समझाता हूँ।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप क्या पढ़ कर आए? सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़े कि अकॉर्डिंग टू केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, preamble is a part of constitution and our Indian constitution is one of the lengthiest written constitution. Done and dusted, खत्म. इधर आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या पढ़े कि फंडामेंटल राइट्स एक मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो डन एंड डस्टेड, खत्म. फिर आप पढ़े आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. गवर्नर एंड प्रेसिडेंट आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट. No criminal case or no civil case can be sued, can be started, can be proceed, can be initiated अगेंस्ट whom? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. नेक्स्ट नंबर 2 आप लोग क्या पढ़े? आर्टिकल 15 बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. बोलिए मेरे साथ, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, कलर और एनी ऑफ देम, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. किसी भी एंगल से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द अबव ग्राउंड रिलेटिंग टू और गिविंग एसेस टू द शॉप्स, बाथिंग घाट्स, वेल, टैंक्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेस. बस जो दिमाग में वो, ऐसे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है कि कब आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा. कब आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा? आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेशल लॉ बनाता है वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए. वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए अगर हम लोग कुछ स्पेशल लॉ बनाते हैं, अगर हम लोग महिला को या फिर बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं अच्छी चीज़ों पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. स्टेट के पास पावर है कि वो महिला को और बच्चों को प्रेफरेंस दे सकता है. ठीक है. या फिर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट. देखिए कब ये एक्सेप्शन, कब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा. देखिए स्टेट कैन मेक, एकदम सिंपल सा, स्पेशल प्रोविजन. स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन. स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस for women and children. ठीक है. नंबर 2, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी socially and backward classes. फिर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. बस हो गया आपका एक्सेप्शंस ख़त्म. ठीक है. तो आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस बहुत सिंपल सा था. चलिए आ जाइए, बस और कुछ नहीं. अब देखिए आर्टिकल 16 क्या बोलता है. आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इस लाइन का मतलब याद रखिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. बस अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है, बस हेडिंग. ठीक है, बस हेडिंग. ओके, आ जाइए इधर आ जाइए. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 MCQ. कौन सा आर्टिकल में क्या बोला? जैसे आर्टिकल 14 क्या बोला, आर्टिकल 15 क्या बोला, आर्टिकल 16 क्या बोला, आर्टिकल 19 क्या बोला. आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम का. राइट टू फ्रीडम का 6 तरह के फ्रीडम्स का बात किया गया. 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के फ्रीडम्स का बात किया गया है. व्हाट आर दो 6 फ्रीडम्स? 6 फ्रीडम्स का बात किया गया है. व्हाट आर दो 6 फ्रीडम्स? क्या क्या फ्रीडम्स का बात किया गया? देखिए नंबर 1, फ्रीडम होना चाहिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. हर एक इंसान को फ्रीडम दिया गया. आर्टिकल 19 के अंदर हर एक इंसान को फ्रीडम दिया गया है कि वो बोल सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. असेंबली करने के लिए फ्रीडम ऑफ असेंबली. तो देखिए आप ना मेरे साथ याद करिए कि आर्टिकल 19 में आपको कितना फ्रीडम्स मिलता है? 6 फ्रीडम्स. आर्टिकल 19 में आपको कितना फ्रीडम्स मिलता है बताइए? 6 फ्रीडम्स. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स विच यू गेट इन आर्टिकल 19. नाउ व्हाट आर दिस फ्रीडम्स? नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस.
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए बोलने का और एक्सप्रेस करने का, आपको बोलना और एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आपको कुछ बोलना और एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपको कुछ बोलना और एक्सप्रेस करना है, आप असेंबली बनाएंगे, असेंबल करेंगे लोगों को कुछ बोलने के लिए, ऐसे याद रखिए। अगर आपको कुछ बोलना है और एक्सप्रेस करना है तो आप असेंबल करेंगे, तो देयर इज़ अ कॉल्ड अ फ्रीडम ऑफ असेंबली। उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब देखिए दो दो करके जोड़ी में याद करिए। अगर हमको कुछ बोलना है और एक्सप्रेस करना है तो हम लोगों को असेंबल करेंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब ध्यान देखिए नंबर 3, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब हमको घूमने जाना है, हमको घूमने जाना है तो पहले हमको एक एसोसिएशन ग्रुप लगेगा, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ग्रुप बनाइए और घूमने जाइए, ग्रुप बनाइए घूमने जाइए, ग्रुप बनाइए घूमने जाइए, ग्रुप बनाइए घूमने जाइए, ग्रुप बनाइए घूमने जाइए, और ग्रुप बनाइए घूमने जाइए, और कहीं ना कहीं रिसाइड होकर सेटल हो जाइए, कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए और अपना धंधा स्टार्ट कर दीजिए, आइदर प्रोफेशन। देखो जोड़ी में करना है, हम क्या बोले जोड़ी में, कितना जोड़ी है, 3 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। पहला जोड़ी बोलता है कि हमको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बोलना है, तो हम बोले ठीक है असेंबल करो लोगों को। हमको घूमना है तो हम बोले पहले एसोसिएशन बनाओ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्म, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूव करिए। अब आपको लगता है ना कि आपको ना अब किसी भी तरह से ना सेटल होना है, रिसाइड करके सेटल होना है, तो फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल के टेंशन में आप डिसीजन किए कि हमको कुछ धंधा करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो व्हाट आर द फ्रीडम्स, व्हाट आर द 6 फ्रीडम्स। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2 फ्रीडम ऑफ असेंबली। नंबर 3 देखिए 2 जोड़ी हुआ, एक तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एक असेंबली। नंबर 3 फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन फॉर्म करिए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सारे फ्रीडम है, ठीक है। ये जो आपको ये सारे फ्रीडम मिल रहे हैं, जो आपको आज़ादी मिल रहा है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इसमें भी है। ऐसे कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा कि कुछ भी बक दिए, गाली गलौज कर दिए, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है इसमें। नाउ व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आता है ये वाला एक्सेप्शन की तरह काम करेगा कि कब ये चीज़, ये जो फ्रीडम मिल रहा है कब आपसे छीन लिया जा सकता है, कब ये फ्रीडम जो आपको हम दे रहे हैं वापस ले लिया जा सकता है। ऐसा कब हो सकता है कि दिया हुआ फ्रीडम हम आपसे ले लिए, दिया हुआ फ्रीडम हम आपसे ले लेंगे अगर ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए ज़रूरत है, गवर्नमेंट को लगता है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ज़रूरत है तो आपको दिया हुआ ये जो 6 फ्रीडम है ये ले लिया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, आपका अगर फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट्स के साथ, या मेरा कोई फ्रेंडली रिलेशन है और आप कुछ भी बन संड बक रहे हैं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए इतना फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। डिसेंसी एंड मॉरलिटी, आपका बोलना, आपका एक्सप्रेस करना, आपका असेंबल करना, डिसेंसी और मॉरलिटी को ख़त्म कर रहा है, उल्टा पुल्टा बकते हो, मॉरलिटी जा रहा है तो नहीं चलेगा। तुम्हारे बकने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाने से नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब देखो, रुस्तम देखा था तुम लोग, रुस्तम मूवी में क्या था, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार, रुस्तम मूवी में जो आई थी, ठीक है, वो कैसे बोलती थी कि जज साहब आपकी बीवी के साथ कोई सोता तो आपको कैसा लगता। ये जो कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता था। नंबर 3 डिफॉर्मेशन, ऐसा कुछ बकना जिससे सामने वाले के रेप्यूटेशन खराब हो रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब डिफेम करना, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द रेप्यूटेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट, यू आर हार्मिंग द रेप्यूटेशंस, देन गलत हो जाएगा। कुछ भी करना जो एक ऑफेंस माना जाएगा, या कुछ भी देश के आज़ादी या उसके ऑनेस्टी के खिलाफ बकोगे तो ये सारे जो ऊपर फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? ओके। अब देखिए कुछ फ्रीडम सुप्रीम कोर्ट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोला गया है। देखिए मेरे पास राइट है कि हम चुप रह सकते हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छा। अब देखिए कुछ अलग चीज़ है, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस
except for violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater eight than the which might have been inflicted under Indian law in the force for the time of offences of for the at the time of commission of offence. कोई भी इंसान उसी कानून में उसको सज़ा मिलेगा जो कानून ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, राइट। अगर ऐसा कोई कानून जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं है उसको किसी भी तरह से सज़ा नहीं मिल सकता। मान लीजिए च्युइंगम चबाना अभी इंडिया में अलाउड है, ठीक है, और मैं चबा रहा था, दो साल बाद च्युइंगम चबाना बैन हो चुका है, तो इसके पहले कौन कौन च्युइंगम चबाया, चलो उसको पनिश करो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट क्या आता है बताइए, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान दो बार पनिश नहीं किया जा सकता एक ही ऑफेंस के लिए। एक ऑफेंस के लिए आप दो बार किसी इंसान को यू कैन नॉट पनिश हिम, दैट्स नोन एज डबल जियोपार्डी। MCQs के लिए याद रखिएगा इसको कि डबल जियोपार्डी मतलब क्या होता है। नो मैन, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। ये देखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। एक बार के लिए आप दो बार सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। सेल्फ इंक्रीमेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंक्रीमेशन? सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब क्या, आप किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट खड़ा हो जाए केस में, ठीक है। मतलब वो विटनेस नहीं बना सकता आप अगेंस्ट इटसेल्फ, ठीक है। MCQs के लिए ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है कि हर एक व्यक्ति को राइट है अपने पर्सनल लिबर्टी और अपने लाइफ को जीने के लिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसे याद रखिएगा। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। हर एक इंसान को अधिकार है अपने लाइफ को जीने का, ठीक है। राइट टू लाइफ, देखिए राइट टू लाइफ, हर एक इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो। ह्यूमन रिस्पेक्ट के साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है। किसी को अब्रॉड जाना है वो भी एक आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ है, अब्रॉड जाना भी राइट टू लाइफ है, शेल्टर पाना भी राइट टू लाइफ है, प्राइवेसी होना राइट टू लाइफ है, अपने हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस लेना राइट टू लाइफ है, एडुकेशन करना इज़ ऑल्सो अ राइट टू लाइफ, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ राइट टू लाइफ, राइट। अब देखिए MCQs के लिए आर्टिकल 23 में क्या लिखा है। आर्टिकल 23 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए बेटा, MCQs को अपने को बेटर करना है, ठीक है। MCQ में वो लोग पूछ सकता आर्टिकल 14 क्या बोलता था, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 23 क्या बोलता है। तो बस ध्यान रखिए, आर्टिकल 23 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 बोलता है कि अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपका अधिकार है, आपका राइट है उस एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट, ठीक है। आर्टिकल 24 बात करता है नौकरी का बच्चा लोगों का फैक्ट्रीज में, ठीक है। ओके, आर्टिकल 25 बोलता है कि हर एक इंसान अपने रिलीजियस बिलीफ को और उस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। आर्टिकल 26 हर एक इंसान को पावर देता है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पस के लिए मेंटेन कर सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, यही सब बस। और आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत इधर से नहीं है, इधर आ जाइए। अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं हो रहा है, देन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, आपके पास पूरा राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं अगर आपका कोई भी तरह का फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होता है।
ओके, अब आ जाइए, देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ कैसे पैदा होता है? देखिए, अभी जो दूसरा पर्सपेक्टिव है दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम लोग इतना याद कैसे करें, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर, मैंने कितना आपका प्रेशर को रिड्यूस किया, राइट? तो मैं आपको एग्ज़ाम्स के अगर कुछ दिन पहले बोल रहा हूँ ये चैप्टर देख के जाना, तो मैं कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, राइट? तो अगर आप लोग से नहीं माने तो आप छोड़ दो चैप्टर 1, छोड़ दो, फिर उतना रिस्क ले लो, छोड़ दो चैप्टर 1, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोग को थोड़ा सा भी चाहा है, क्योंकि अगर आप इसमें 30 मिनट्स का एफर्ट डाल दोगे तो आपको 6 मंथ्स का वेट नहीं करना पड़ेगा वापस से, है ना? बस आगे आप समझदार खुद हो। इधर आ जाइए, सोर्सेज ऑफ लॉ। देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ मतलब लॉ कहाँ से पैदा हो रहा है, लॉ कहाँ से पैदा हो सकता है, एक लॉ कहाँ से बनता है। एक लॉ बनता है कस्टम्स से, एक लॉ बनता है जुडिशियल प्रेसिडेंट से, और एक लॉ बनता है लेजिस्लेशन से। अब आपको पता है कि नहीं पता है, लास्ट टर्म्स में लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। लेजिस्लेशन एज सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन एज सोर्सेज ऑफ लॉ, ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछ लिए थे। तो लेजिस्लेशन एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बट सोर्सेज ऑफ लॉ एज पर कस्टम्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है वो अपने को जानना चाहिए, ठीक है? कि पहला बात, लॉ पैदा कैसे होता है, तीन जगह है लॉ निकलने का। सबसे पहले कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जब मैं बात करता हूँ कस्टम्स का मतलब होता है प्रैक्टिसेस। कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिस हुए जा रहे हैं, जो बाद में जाके कानून मान लिया जाता है कि हाँ यही नियम है, यही कानून है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कोर्ट के दिया गया ऑर्डर्स। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का दिया गया ऑर्डर लॉ बन जाता है और वो एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया रहता है हर कोर्ट्स पे। हाई कोर्ट का दिया गया ऑर्डर, कोई भी तरह के कानून पे दिया गया ऑर्डर कानून बन जाता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट? उस पर्टिकुलर जगह पे। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए कस्टम्स पे, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम्स? Custom to be valid must be observed continuously for a very long time without any interpretation. Custom जो प्रैक्टिस चला आ रहा है वो कानून कब बनेगा? वो कानून तब बनेगा जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कंटिन्यूअसली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट डिस्टर्बेंस। अ कस्टम वैलिड कब होगा? बोलो मेरे साथ, कस्टम्स कब वैलिड माना जाएगा? अ कस्टम इज सेड टू बी वैलिड व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड बोले, व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी इंटरप्रिटेशंस, उसी को हम लोग कस्टम्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, काइंड्स ऑफ कस्टम होता है, जनरल कस्टम, लोकल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम्स होता है, ठीक है? जनरल कस्टम जो एक पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? या फिर लोकल कस्टम एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंट्री पे भी एप्लीकेबल होता है। और कन्वेंशनल कस्टम जो अग्रीमेंट करने पे दो लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है उन लोग पे वैलिड रहता है, ठीक है? बस और कुछ नहीं पढ़ना ये सब। अच्छा, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ। क्या एक जुडिशियल प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ बन सकता है? द आंसर इज यस। ये देखिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट सच एज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विच जजेस आर बाउंड टू फॉलो। ये याद रखना पड़ेगा। सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर को जब फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है कि यस वो एक सोर्स ऑफ लॉ है। बेसिकली देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है? ये सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी बोलता है और ये पूरा चलता है। ये देखिए, ऑर्डर पास्ड बाय, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना अगर तुमको यहाँ वाला लिखना नहीं समझ आता है। ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। लेकिन वो अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होता, वो अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होता। वो चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो है, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है,
तो बाद में अपना चेंज वो कर सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर बाइंडिंग रहता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर गिवन बाय हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन और परसुएसिव वैल्यू ऑफ फॉर कोर्ट्स आउटसाइड इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अपने जुरिस्डिक्शन में तो बाउंडिंग रहता है। अब कैलकाटा हाई कोर्ट का बाद दिल्ली हाई कोर्ट को सुनना मैंडेटरी नहीं है, बट या कंसिडर किया जा सकता है। और जो लोअर कोर्ट होते हैं वो बेचारा को फॉलो करना पड़ता है अपन हायर कोर्ट के डिसीजंस को एट एनी कॉस्ट। अब जुडिशियल डिसीजन, जो जज डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ टू रेशियो डेसिडेंडी और नंबर 2 ओबिटर डिक्टा। रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। रेशियो डिसेंडी लिटरली मीन्स रीजंस फॉर द डिसीजंस। कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है वो बैक्ड बाय रीजंस रहता है, उसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन जो बेसिकली जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है जज का, और उसका कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होता है। ठीक है, बस एक जनरल वो रहता है बस। ये पढ़ने का आपको कोई तरह का ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं पढ़ने, ये भी नहीं पढ़ने। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए, मैं कुछ समझा दूं। बिल्स होते हैं बहुत सारे, मनी बिल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 107 बिल्स का बात करता है। बिल्स मतलब वही जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था कि 2 हाउस होता है, राज्यसभा लोकसभा, वो लोग पहले बिल बनाते हैं, वही है। दोनों हाउस का पास होना चाहिए, वही है बेटा, और कुछ नहीं, नीड नहीं है, मत पढ़ना, पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक सेकेंड, थोड़ा बैठ जाऊँ अब। चलिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने को हम लोग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। नाउ ये देखिए, ऐसे तो मौत आ जाएगा आपका। एक सेकेंड बेटा, मैं इसको शॉर्ट करके ना फिर वीडियो में डालता हूँ ताकि टाइम बचे। रुक जाइए। ओके चलो। देखिए मैंने इसको टाइम लेके प्रॉपर वे में डिज़ाइन कर लिया है कि आपको क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है, ताकि आपका टाइम बचे और आप इससे पढ़ पाए। मेरे से आप इसका PDF मांग लीजिएगा, मेरे ही नंबर पर टेक्स्ट करके मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? एज आई सेड, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कोर्ट के बाहरी सेटलमेंट कर लेना। When you settle something outside the court is known as what? Alternative dispute resolution। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में एक बार पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम लोग आज से ही केस लेना बंद कर देना, कोई भी केस नया नहीं ले, तो आज से करीब 100 साल लग जाएगा पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए। पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए आज से 100 साल लग जाएगा। इतना केस है और इतना ओवरबर्डेंड है जुडिशियल बॉडी। तो पता है केस का ख़त्म होने से कोई मतलब कोई रेजोल्यूशन तो होना चाहिए ना, जो कोर्ट के बाहर भी हम लोग सेटलमेंट करें। तो ये चैप्टर इसी से डील करता है। देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इट इज़ अ मेथड। ये क्या होता है, एक तरह का मेथड होता है जो हम लोग डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सारा डिस्प्यूट हम लोग सॉल्व करते हैं आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट के बाहर जाके इस मैटर को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारा मोड्स है सेटलमेंट करने का आउटसाइड द कोर्ट, जिसमें से सबसे पहला आता है आर्बिट्रेशन, नंबर 2 आता है कंसिलिएशन, नंबर 3 आता है मेडिएशन या फिर आता है लोक अदालत। मेडिएशन फिर लोक अदालत। ठीक है,
आई रिपीट माई सेल्फ, कितने तरह के मोड्स है? 4 तरह के मोड्स है। नंबर 1 आता है आर्बिट्रेशन, नंबर 2 आता है कंसिलेशन, नंबर 3 आता है मेडिएशन एंड नंबर 4 आता है लोक अदालत। ये 4 मोड जो है ना, आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन एंड लोक अदालत, ये सेक्शन 89 में आइडेंटिफाइड है सिविल प्रोसीजर कोड के। सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इस 4 तरह के मोड्स को रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप इस 4 तरह को यूज़ करेंगे तो आप कोर्ट के बाहर करवाया गया सेटल भी लीगल माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे आर्बिट्रेशन अगर आपको करवाना है ना, तो आर्बिट्रेशन का खुद का लॉ है, खुद का एक्ट है, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, खुद का एक्ट है। लोक अदालत वाला रूल फॉलो करना है ना, उनका खुद का एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एंड मीडिएशन एक तरह का अग्रीमेंट होता है जिसपे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइप का एप्लीकेबल हो जाता है, जहां दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट के मिल के कुछ अग्रीमेंट करके खत्म करते हैं। डन है क्या? अब देखिए मैं आर्बिट्रेशन का पहले बात करूंगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन कब पॉसिबल है? आर्बिट्रेशन तभी पॉसिबल होता है, आर्बिट्रेशन एक तरह का क्या होता है, सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपका ऑलरेडी एन अग्रीमेंट था पार्टी के बीच में कि अगर कोई भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। whenever there is an agreement between the parties that if there any dispute arises we will solve the dispute through arbitration, तभी आप arbitrations में जा सकते हैं। आज मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी और के साथ, हम लोगों में डिस्प्यूट हुआ, हम लोगों में अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग आर्बिट्रेशन तभी यूज कर पाएंगे अगर हम लोगों का प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट था कि यस हम लोग ये यूज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है और हम लोग आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं तो हम लोगों को एक इंसान को अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम होता है आर्बिट्रेटर। जिसका नाम क्या होता है? आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो कितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है? एज पर सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, एज पर सेक्शन 10 आर्बिट्रेटर आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, बट कोशिश करना ऑड नंबर में रखने के लिए, कोशिश करना ऑड नंबर में रखने के लिए, यस और नो। आप चाहे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे रख सकते, ऑड नंबर्स पे आप आर्बिट्रेटर रख सकते हो, एक भी रख सकते हो, एक से ज्यादा भी रख सकते हो। बट यहां पे हम तुमको एक चीज समझाना चाहते हैं। मान लीजिए ये है पार्टी ए और ये है पार्टी बी, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इसका भी डिस्प्यूट हुआ, इसका भी कुछ डिस्प्यूट हुआ। आर वी थ्रू विद दिस? इसका भी पार्टी ए का भी डिस्प्यूट हुआ, पार्टी बी का भी डिस्प्यूट हुआ एक दूसरे के साथ। अब इन लोगों को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो ये लोग अपॉइंट करेगा, मान लीजिए 3 अपॉइंट करना चाहता है। कितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहता है? 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहता है। तो रूल क्या पता है? रूल क्या पता है? पार्टी ए एक को अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, पार्टी बी एक को अपॉइंट करेगा एक आर्बिट्रेटर। अब ये लोग दोनों मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। समझ आया? उसी तरह से मान लो 5 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं, तो पार्टी ए 2 करेगा, पार्टी बी 2 करेगा और ये लोग मिलके एक को करेगा। ये जो दोनों और ये दोनों मिलके एक को करता है ना, ये हेड आर्बिट्रेटर हो जाता है। सबसे बड़ा हेड यही माना जाता है, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इफ डिस्प्यूट अराइजेस नीड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर एज पर सेक्शन 10, आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नंबर बट मस्ट बी ऑड नंबर। आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनलिटी का हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, इंडियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे अपॉइंट करेंगे? पार्टी डिसाइड करता है। मान लीजिए पार्टी फेल हो जाता है अपॉइंट करने के लिए आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज। देखिए डिस्प्यूट हुआ, झमेला हुआ, ठीक है। अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है और आप फेल हो गए, 30 दिन के अंदर अपॉइंट आप नहीं कर पाए, फेल टू अपॉइंट, ठीक है। देखिए इफ पार्टी, देखिए मैं ठीक से समझा रहा हूं, इफ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट मतलब आप आर्बिट्रेशन में गए हो, आर्बिट्रेशन वाला में आपको आर्बिट्रेटर लगेगा, वहां से 30 दिन के अंदर पार्टी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, ठीक है।
पार्टी को ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। यानी कि देखिए अपना पार्टी था पार्टी ए और था पार्टी बी, हम लोगों को 3 आर्बिट्रेटर चाहिए, तो पार्टी ए को 1 करना है, पार्टी बी को 2 करना है, ठीक है। आइदर ये पार्टी ही फेल हो गया अपॉइंट करने से, या फिर और यहाँ पे लिखो आर्बिट्रेटर मान लो ये लोग दोनों अपॉइंट कर लिया, अब ये लोग दोनों फेल हो गया एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से, 3 रखना है तो ये लोग दोनों मिलकर डिसाइड करता है ना, और आर्बिट्रेटर फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स देन इट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट। मान लीजिए पार्टी ए को अपॉइंट करना था आर्बिट्रेटर, नहीं कर पाया, पार्टी ए को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था, नहीं कर पाया, पार्टी बी को करना था, नहीं कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट और करेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट किसी और लोअर कोर्ट को पावर दे सकता है, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को अपॉइंट कर देने के लिए, ठीक है। या फिर पार्टी लोग अपॉइंट कर लिया, आप तीसरा वालों को अपॉइंट नहीं कर पाए तो ये लोग ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। समझ आ गया अच्छी तरह से। अच्छा, अवॉर्ड इज बाइंडिंग, मतलब आर्बिट्रेटर जो भी जजमेंट देता है ना उसको जजमेंट नहीं अवॉर्ड बोलते हैं, और वो जो भी बोला है वो बाइंडिंग रहेगा, मतलब दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में थोड़ा फ़र्क है। कंसिलिएशन एक तरह का इनफॉर्मल सेटलमेंट होता है और ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता जिस तरह आर्बिट्रेशन डिसाइडेड होता है, ठीक है, और ये बाइंडिंग भी नहीं होता पार्टीज़ में, ठीक है। जैसे कंसिलिएशन में क्या होता है, वो एक आइडिया देते हैं और अगर आपको मानना है तो आप मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, इट्स नॉट बाइंडिंग। लाइक जैसे कि हमारे धर्म में कंसिलिएशन जिन्होंने किया था उनका नाम वासुदेव कृष्ण था, ठीक है। पांडव और कौरव में जब फाइट हो रहे थे, फाइट होने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश किया था कंसिलिएशन करके कि देखो वो जब जुआ में पांडव हार गए थे तो कृष्ण जी ने कंसिलिएशन किया था ये बोलते हुए कि देखिए आपको इनका सारा राजपाट लौटा देना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे वॉर होगा, जंग होगा, लड़ा जाएगा। बहुत कोशिश किया था कौरव को पटाने का, पांडव को सेटलमेंट करने का, बट हुआ नहीं, ठीक है। तो एक कंसिलिएशन होता है कि एक इनफॉर्मल सेटलमेंट होता है, एक आदमी आता है जो सेटल करवाता है, बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज जो होता है वो लोग अपॉइंट कर सकता है कोई भी कंसिलिएटर, सोल भी हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट पर अपॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे भी कोई बार नहीं है कि अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर कंसिलिएटर होगा, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली कोई भी इंसान कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई एविडेंट रूल नहीं है कि कितना अपॉइंट करना है, कितना अपॉइंट नहीं करना है। आप 1 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि ऑड ही नंबर होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट पे अपॉइंट होगा, पूरा का पूरा म्यूचुअल कंसेंट पे अपॉइंटमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट पे आप अपॉइंट कर लीजिए बस। मेडिटेशंस और लोकसभा होता है पंचायत टाइप, मेडिएशन होता है नॉर्मली एक तरह का कंसिलिएशन ही होता है, बट मेडिएशन में ना वो कोई जजमेंट एंड ऑर्डर नहीं पास करता है। इट्स लाइक कि उसका बात सुन के उसको बताना, उसका मतलब एक मीडिएटर की तरह काम करता है बस। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस चैप्टर 1। थैंक यू सो मच। आई होप आप इसको उतना ही अच्छा से समझे जैसे मैं समझाया, और उतना ही पढ़े जितना मैं बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू।